पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। सब्जेक्ट है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट एंड टॉपिक है व्हाई एंड हाउ अशोका द ग्रेट इज रिलेवेंट इन 21st century. Education and thinking skills created opportunity to all, uniform and universal. Cooperation creating Bahujan Samaj being a governing community. Reconstruction of individual and the society, and Shila Lake of Delhi Topra and Gurjara. जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, समाज पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तो हम पुनर्निर्माण के लिए महान अशोका और उनके शासन को एग्जाम्पल और आदर्श आदर्श ले रहे हैं, क्योंकि महान अशोक एक ऐसे राजा थे 2300 साल पहले, एक ऐसे राजा जिन्होंने समता मूलक समाज का निर्माण किया, जिनके शासन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय थे, जहाँ पे सभी व्यक्ति एक डिग्निफाइड लाइफ जीते थे। एक ऐसा शासन कि जहाँ पे अशोका द ग्रेट को एक कल्याणकारी राज्य का समानार्थी माना जाता है। जहाँ पे अशोका की बात होती है, वहां पे कल्याणकारी राज्य की बात होती है। ऐसे महान अशोका द ग्रेट को हमें जानना और समझना है, और हम आज भी महान अशोका को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए और नहीं जान पाए, तो हमें महान अशोका को जानना है, समझना है। उनके जो वेलफेयर स्टेट की जो नीति थी वो भी हमें जानना है, और एक अनएक्सप्लोर्ड अशोका को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। जब आज हम देखते हैं महान अशोका द ग्रेट, जो रिकंस्ट्रक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है, और जिनके आधार पर हम आगे एक डिग्निफाइड लाइफ, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कैसे करेंगे, वो हमें एक आदर्श महान अशोका में मिलता है। और हमारे जो महापुरुष है, उन्होंने भी महान अशोका का आदर्श हमें दिया है। चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और महानायक कांशीराम साहब ने भी हमें कहा है कि मेरे सपनों का भारत, महान अशोक का भारत। जब हम महान अशोका के बारे में जानते हैं, तो कलिंगा वॉर से BC 261 में जब कलिंगा वॉर हुआ था, तब उनको जो अनुभव हुआ उस युद्ध में, जो भयावह परिस्थिति सामने आई, जो करुणांतिका का सर्जन हुआ, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हुए, और एक बहुत बड़ा एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ, एक ऐसा अनुभव महान अशोका को हुआ, और उन्होंने अपना जो कलिंगा वॉर का अनुभव था, उस अनुभव से खुद को इंट्रोस्पेक्शन किया, एक रिकंस्ट्रक्ट किया खुद को, और रिकंस्ट्रक्ट करके महान अशोका ने 3 प्रतिज्ञाएं ली, और ये 3 प्रतिज्ञा आगे एक उनका खुद का भी और उनके शासन का भी रिकंस्ट्रक्शन करता है। महान अशोका ने 3 प्रतिज्ञा ली, जिसमें उन्होंने युद्ध नीति का त्याग करना, यानी कि कोई भी तरह का जो युद्ध होगा वो उसका त्याग करते हैं, इंडिविजुअली भी और अपने एज अ राजा शासन के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर जो युद्ध थे वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किए जाते थे, तो इसीलिए उन्होंने युद्ध नीति का त्याग किया। विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग किया। हर एक तरह की जो विषमता और वैमनस्यता जो समाज में है निहित, उसका उन्होंने त्याग किया, और उसको खत्म करने का भी उन्होंने अपना एक ओथ लिया, प्रतिज्ञा ली। उनकी तीसरी प्रतिज्ञा है लोक कल्याण व समृद्धि के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना। यानी कि जब हम विषमता और वैमनस्यता की नीति से बाहर निकलना चाहते हैं, जब इसको हम छोड़ते हैं, तो हमें एक कल्याणकारी समाज और राज्य का निर्माण कर पाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने प्रयत्नों की पराकाष्ठा, क्योंकि ये आसान कार्य नहीं है। महान अशोका कहते हैं कि कल्याण का कार्य दुष्कर है, और जो कल्याण का कार्य करने का पराक्रम करते हैं वह एक दुष्कर कार्य है, यानी कि एक कठिन पराक्रम करना पड़ता है। तब हम एक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो इस कठिन कार्य को करने के लिए हमें प्रयत्नों की पराकाष्ठा तक जाना है, और इसीलिए महान अशोका ने अपनी तीसरी प्रतिज्ञा ली, लोक कल्याण व समृद्धि के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना।
जब हम महान अशोका के शासन को एक्सप्लोर करते हैं, तब हम जानते हैं कि उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या थी, और उस एजुकेशन सिस्टम का एक मूल आधार था थिंकिंग स्किल। एक फैकल्टी भी था एजुकेशन का, और एक आधार भी उस समाज का निर्माण के लिए या शासन के एफिशिएंटली जो इम्प्लीमेंटेशन होता था, जो शासन की नीतियों का कार्य, वो भी थिंकिंग स्किल का रोल उसमें महत्वपूर्ण है। Education and thinking skill. He created opportunity to all uniform and universal. यानी कि महान अशोका के शासन में जो एजुकेशन में थिंकिंग स्किल एज अ फैकल्टी लिया गया था, विचार कौशल्य। उनके शासन में सभी को, स्त्री पुरुष सभी को समान अधिकार था, सभी के लिए शिक्षा थी, शिक्षा की अपॉर्चुनिटी थी, और सभी को शिक्षा दी जाती थी। तो उनके एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी से लेके अनुस्नातक तक थिंकिंग स्किल को सिखाया जाता था, और ये सबके लिए यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल था। जब हम इंडिविजुअल क्रिएशन की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, एक पर्सनालिटी का कैसे निर्माण होता है, और इसमें एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड मोरल वैल्यूज, इन 3 पॉइंट्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो महान अशोका कहते हैं कि जो प्रजा है वो मेरी प्रजा मेरे पुत्र के समान है, और जो शिक्षा मैं मेरे पुत्र को देना चाहूंगा वही मैं इस प्रजा को देना चाहूंगा। तो एक उनका एजुकेशन में कोई भी उन्होंने डिफरेंस नहीं किया, और उन्होंने अपने जो पुत्र को और अपनी पुत्रियों को जो एजुकेशन दिया वही उन्होंने प्रजा को दिया, क्योंकि वो प्रजा को भी अपने पुत्र और पुत्री समान मानते थे, और प्रजा को वो उसी एक पिता तुल्य उनकी जो दृष्टिकोण था, विजन था, उसी विजन से वो प्रजा के सुखाकारी और कल्याण के लिए सोच विचार करते थे, और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन भी सभी को दिया, क्योंकि जब हम डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। थिंकिंग स्किल यानी कि विचार कौशल्य, महान अशोका के समय में अनविकसित की विद्या, जिसे हम थिंकिंग स्किल इंग्लिश में बोलते हैं, वो सिखाई जाती थी। सभी के लिए ये शिक्षा थी, इसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं था, सभी व्यक्ति इस शिक्षा को ले सकते थे, और सभी के लिए ये नेसेसरी थी थिंकिंग स्किल का फैकल्टी में उनको शिक्षा लेना। और उसके बाद है मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य। थिंकिंग स्किल और एजुकेशन के साथ जब व्यक्ति में मोरल वैल्यूज डेवलप होते हैं, जब हम उनका आचरण नैतिक होता है, तो वो एक इंडिविजुअल क्रिएशन हम बोलते हैं कंप्लीट होता है। एक व्यक्ति इंडिविजुअली एक उनका क्रिएशन होता है, और एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो एक कल्याणकारी समाज में, एक कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान भी दे सकता है, और एक पीसफुल लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। तो यह है इंडिविजुअल क्रिएशन बाय एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड मोरल वैल्यूज। थिंकिंग स्किल के बारे में चाणक्य ने लिखा है कि ये जो थिंकिंग स्किल है, फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, ये लैंप ऑफ ऑल साइंसेस है, यानी कि सभी विद्याओं का दीप विचार कौशल्य है, क्योंकि जो भी एक्शन है, सॉल्यूशंस है या कर्म है, वो सभी अपने थिंकिंग के ऊपर आधार है, सपोर्ट्स ऑफ ऑल लॉज एंड ड्यूटीज। जब हम कोई भी सब्जेक्ट एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी विद्या को हम और सीखते हैं, समझते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, तो हम थिंकिंग स्किल का यूज करते हैं। तो अनविकसित विद्या के द्वारा हम सभी विद्याओं को सही तरीके से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, इवेल्युएट भी कर सकते हैं, और उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए थिंकिंग स्किल को सभी विद्याओं का दीप कहा गया है। कोऑपरेशन क्रिएटिंग बहुजन समाज बीइंग गवर्निंग कम्युनिटी, यानी कि जो बहुजन समाज को एक ग्रुप में बांटा गया है, जो स्लेवरी कल्चर का निर्माण किया गया है, और बहुजन समाज में सहकारिता को खत्म कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कास्ट कल्चर, कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी। क्योंकि आज भी हम उस कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी के विक्टिम्स बने हुए हैं, मानसिक गुलाम बने हुए हैं। अगर हमें इस एनक्लोज्डनेस से निकलना है, इस स्टूपिडिटी से निकलना है, इस स्कीमा से निकलना है, तो हमें
कोऑपरेशन को बढ़ावा देना होगा, हमारे बहुजन समाज में सहकारिता को डेवलप करना होगा। और जब हमारे बीच ये सहकारिता बढ़ती है, जैसे जैसे सहकारिता बढ़ती है वैसे वैसे कल्चर ऑफ कास्ट डिकास्ट होने लगता है और डिकास्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सहकारिता 21वीं सदी का हम बोलते हैं एक बहुत बड़ा टूल है जो हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को सही दिशा में लेके जा सकता है और कास्ट को डिकास्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो थिंकिंग स्किल एंड कोऑपरेशन ये 21वीं सदी के दो महत्वपूर्ण टूल्स है। जब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं, सहकारिता की बात करते हैं, तो जब हमारे बीच सहकारिता डेवलप होती है तो एक ट्रस्ट फैक्टर खड़ा होता है। जब सहकारिता से हर एक व्यक्ति अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे के बीच एक दूसरे के साथ जब हम मिलते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम एक दूसरे को हम माहिती ट्रांसफर करते हैं और एक दूसरे को कोई भी जो हमारा कार्य है या कोई भी हमारा विचार है उसमें इन्वॉल्व भी करते हैं और हम एक दूसरे को सहकार भी करते हैं और खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं और हमारे साथ जुड़े लोग और सोसाइटी का भी हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमारे बीच एक ट्रस्ट खड़ा करता है कि सहकारिता के द्वारा हम एक दूसरे के बीच ट्रस्ट खड़ा होता है, हम एक दूसरे के प्रति शंका या डर का भाव हमारे बीच से खत्म हो जाता है और ट्रस्ट के साथ हम एक दूसरे का कार्य सहकारिता से अपना कार्य भी अच्छी तरह से करते हैं और ये समाज में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा जब से हमारे बीच सहकारिता हम खड़ी कर पाएंगे। और ये जब ट्रस्ट खड़ा होता है तो हमारे बीच फ्रीडम एंड पॉसिबिलिटीज की जो हम बात करते हैं, यानी कि हम फ्रीडम से अपना कार्य कर सकते हैं और नई नई संभावनाओं को खोज के उस संभावनाओं के ऊपर सही तरीके से उस संभावनाओं को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और उस संभावनाओं को क्रिएटिव और रेशनल थिंकिंग के साथ हम एक फ्रूटफुल और आउटकम बेस्ट आउटकम फॉर आवर सोसाइटी यूज कर सकते हैं। तो ट्रस्ट के द्वारा फ्रीडम एंड पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है। ये एसोसिएट इंडिविजुअल्स, यानी कि कोऑपरेशन के द्वारा जो इंडिविजुअल्स है वो एसोसिएट होते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और जो सोशल एंडोस्मोसिस की बात है, फ्री एंड वेरिड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें मिलते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, डिस्कस करते हैं और सहकारिता से अपना कार्य करते हैं। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है क्योंकि ये हमारे बीच हैप्पीनेस बढ़ाता है, ट्रस्ट फैक्टर खड़ा करता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और एक डिग्निफाइड लाइफ का निर्माण करता है। तो ये कोऑपरेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम कोऑपरेशन खड़ा कर पाएंगे, कोऑपरेशन को डेवलप कर पाएंगे, तब हम कास्ट को डिकास्ट करने की ओर एक कदम और बढ़ेंगे और एक डिग्निफाइड लाइफ का निर्माण कर पाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, जब हम इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल को लेते हैं और इस थिंकिंग स्किल के साथ और इस शिक्षा के साथ जब हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कोऑपरेशन का रोल बहुत बड़ा रहता है। जब हम समाज में कोऑपरेशन डेवलप करते हैं तो हम एक समाज का भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, समाज को भी पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, इंडिविजुअल का पुनर्निर्माण करना होगा, अपनी एफिशिएंसी को और शार्प करना होगा और थिंकिंग स्किल एंड एजुकेशन के द्वारा खुद का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद हम समाज का भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और समाज में इन वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। अशोका द ग्रेट की बात हम करते हैं, उनमें हम देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च यानी एटीट्यूड, यानी कि जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो उनका रेशनल थिंकिंग था। वी कुड फाइंड द डिजीज ऑफ सोसाइटी, वो कल्याणकारी राज्य का निर्माण क्यों कर पाए?
क्योंकि वो समाज की बीमारी को फाइंड कर सकते थे, उसको सर्च कर सकते थे, जान सकते थे कि अपना समाज में क्या बीमारी है, समाज को क्या समस्या है, प्रजा को कहाँ समस्या है, कहाँ कमतरता है, एंड इम्प्लीमेंटेड द ट्रीटमेंट एज अ किंग। यानी कि वो उन कमतरता को, उस बीमारी को खत्म करने के लिए उसको ट्रीटमेंट करते थे, और उस ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट भी एज अ राजा वो इम्प्लीमेंट करते थे। तो ही कुड फाइंड द डिजीज ऑफ सोसाइटी। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी हमें कहा कि हमें समाज की बीमारी को शोधना है, और जैसे बीमारी मिलती है या हम जब फाइंड करते हैं समाज के रोग को, तो हमें उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए, और अपने डेलिब्रेट एफर्ट्स के द्वारा हमें इसको दूर करना है और खत्म करना है। तो इस तरह से महान अशोका ने जो हमें आदर्श दिया है, और जो उनका वे ऑफ लाइफ था, या उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनका पर्सनालिटी था एज अ लेमैन एंड एज अ किंग, वो हमेशा एज अ लेमैन अपना सोच विचार करते थे, और एज अ किंग अपनी जो भी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो वो बीमारियों को फाइंड करके उसकी ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करते थे एज अ राजा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, उनका थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स था। वो किसी भी एनक्लोजनेस के शिकार नहीं थे, ना ही किसी उस अपने इमोशंस में या अपने मानसिकता में बंधे हुए थे। वो उनका थिंकिंग था आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इम्यूलेटर फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज। इम्यूलेटर यानी कि अनुसरण करना, इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि जो इम्यूलेटर फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज, जो पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज को खड़ी कर पाते थे, और क्रिएटेड रिसोर्स फॉर सोसाइटी एज अ किंग। और उस पॉसिबिलिटीज और क्रिएटिविटीज जो उनके थिंकिंग के द्वारा वो कर पाते थे, उसके साथ वो उसके लिए रिसोर्सेज भी क्रिएट करते थे एज अ राजा, और इन पॉसिबिलिटीज और क्रिएटिविटीज के ऊपर अपना इम्प्लीमेंटेशन करते थे। रिवोल्यूशनरी यानी कि जो उनका रिवोल्यूशन, उनका जो थिंकिंग था वो क्रांतिकारी था। वो ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकल चुके थे, और हर एक तरह के जो भी परिवर्तन एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए चाहिए, वो परिवर्तन वो लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। जैसे ब्रोकन सोशल रिस्ट्रिक्शन, जो भी सामाजिक बंधन है उनको भी उन्होंने ब्रोक किया, उनको तोड़ा। जो ट्रेडिशनल सिर्फ मानसिक गुलामी या लोगों को अपने अनुकरण करने के लिए मजबूर करते थे, या बिना सोच विचार किए जो भी ट्रेडिशन फॉलो किए जाते थे, उन सभी ट्रेडिशन और जो रिस्ट्रिक्शन थे वो उन्होंने दूर किए। इम्प्लीमेंटेड सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने एक ऐसे सामाजिक स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर खड़ा था, जो कि उस समय सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था। क्योंकि जो उस समय भी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो एनक्लोजनेस थी, उसको खत्म करके उन्होंने थिंकिंग स्किल, विचार कौशल्य और सहकारिता को इनकलकेट करके लोगों में, उस समाज में, प्रजा में इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी का निर्माण किया। और अपनी शासन की जो नीति थी वो भी उसी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट की, जो कि हर एक व्यक्ति को हैप्पीनेस और कल्याण की तरफ लेके जाता था। एजुकेशनलिस्ट, वो उनका जो शिक्षा व्यवस्था था, जो शिक्षा नीति था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग थिंकिंग स्किल फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। सभी के लिए शिक्षा थी, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षा लेता है तो वो सोच विचार करता है, वो अपना रेशनल थिंकिंग करता है, वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकता है, अपनी समस्याओं का जो समाधान होता है वो भी बाय अपने एजुकेशन और थिंकिंग स्किल के द्वारा वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने उनका जो राज व्यवस्था था या जो शासन व्यवस्था था, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर अपना खर्च किया, और सबसे कम खर्च पुलिस फोर्स में किया। क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से और थिंकिंग स्किल के माध्यम से
सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान भी फाइंड आउट कर सकते थे और उस हर एक तरह की बुराई से भी वो अछूते रहे थे, जिससे एक समतामूलक समाज का निर्माण करने में सक्षम रह पाए और सभी अपने जो राइट्स है उसको चेरिश कर पाते थे। सो इंक्लूडिंग थिंकिंग स्किल फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, जिसमें थिंकिंग स्किल जो एक एजुकेशन की फैकल्टी थी वो प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक सभी को, स्त्री पुरुष सभी को दी जाती थी विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि उनकी व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ओपन माइंडेडनेस, वो एक ओपन माइंडेडनेस उनका व्यक्तित्व था। द पीपल ऑफ अनकॉन्क्वेर्ड टेरिटरीज लाइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ माय डोमिनियंस शुड एक्सपेक्ट ऑफ मी ओनली हैप्पीनेस एंड नो मिजरी। यानी कि जो उनकी टेरिटरी थी, जो उनका शासन का जो अ, हद था, उससे भी उसके हद के पास जो भी लोग रहते थे, उस टेरिटरीज की जो सीमाएं थी, उस सीमा के आसपास जो भी लोग रहते थे, उनके लिए भी उन्होंने हैप्पीनेस के उन्होंने कहा कि वो लोग भी मुझसे सिर्फ और सिर्फ सुखाकारी और कल्याण की ही अपेक्षा रखे, किसी भी तरह के फियर की अपेक्षा ना रखे। तो उन्होंने अपनी सीमा के बाहर रहते लोगों के लिए भी सुखाकारी और कल्याण के लिए उन्होंने उनकी भावना दिखाई और उनके लिए उन्होंने ट्रस्ट उनके ऊपर उनके अंदर ये खड़ा किया कि हम आपको आपको मुझसे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस की एक्सपेक्टेशन रखना है विदाउट एनी फियर और किसी भी तरह के दुख का नहीं। तो वो उस सीमा के टेरिटरी की सीमा जो है उसके बाहर के लोगों के लिए भी चिंतित थे और उनके लिए भी हैप्पीनेस का निर्माण करते थे। एक्शन ओरिएंटेड, वो एक एक्शन ओरिएंटेड उनका व्यक्तित्व था, जो बोलते थे वही जीते थे। जैसे हमारे महापुरुष और नारी रत्न है, उन्होंने भी जो बोला, जैसा बोला वैसा ही उन्होंने जीवन जिया। वो भी अगर समाज में कोई भी अपनी बात रखते थे तो वो उनका जीवन में भी उस बात को वो उतारते थे और ऐसा ही अपना जीवन जीते थे। He did not preach what he was not preaching himself, यानी कि वो ऐसा कोई भी आदेश या उपदेश नहीं देते थे जो वो खुद पालन ना करते हो। तो हमारे महान अशोका जो है, उन्होंने एक कृतिशील व्यक्तित्व था, एक्शन ओरिएंटेड था, यानी कि जो उन्होंने सोचा, जो बोला वो किया और अपने खुद के लिए भी उसमें उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा। कॉन्क्वेरर, यानी कि वो एक कॉन्क्वेरर थे, उन्होंने जेलसी, एंगर, क्रुएलिटी, हेस्टीनेस, लेजीनेस, फटीग, इन सभी के ऊपर अपनी जीत हासिल की थी। कोई राज्य या कोई दूसरे देश के ऊपर नहीं, लेकिन अपने खुद की जो सभी के अंदर जो कमतरता है, कि सभी के अंदर जलन है, गुस्सा है, क्रुएल्टी है, जो आलस्य है, उन सभी के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की थी और इसीलिए वो प्रयत्नों की पराकाष्ठा तक जाके समाज में कल्याणकारी और सुखाकारी ला पाए और इसीलिए उनका एक विशाल व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी आदर्श है। आज भी हम जब बहुजन समाज की बात करें तो अब हमारे बहुजन समाज में भी वो स्टुपिडिटी, वो आलस्य हम देख सकते हैं कि वो आलस्य नहीं छोड़ते और जो भी लेग पुलिंग टेंडेंसी है वो सभी इसीलिए है क्योंकि हम हमारे इन कमतरताओं के ऊपर जीत नहीं हासिल कर पाए हैं। तो जब हम इंडिविजुअल भी रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इन सभी के ऊपर हमें भी जीत हासिल करनी है और तभी हम समाज पुनर्निर्माण में अपना योगदान अच्छी तरीके से दे पाएंगे। कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस, यानी कि सक्सेसफुली मेंटेन हैप्पीनेस एंड वेलफेयर स्टेट विदाउट एनी रेबेलियन। महान अशोका के शासन में जो विजिलेंस की व्यवस्था थी वो बहुत ही सही तरीके से इम्प्लीमेंट थी। उनका विजिलेंस बहुत ही प्रॉपर था। वो कहते थे मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे सोया हूँ, खाना खाता हूँ, मुझे मेरे प्रजा के हर एक जो उनकी बात है उनसे रिलेटेड वो मुझ तक संदेश पहुंचना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचनी चाहिए। और उनके विजिलेंस के माध्यम से भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट भी थे, इंटर कॉन्फ्लिक्ट या आउटर कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट भी कम कर पाए और जो रेबेलियन उनके शासन में कहीं भी खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि वो हैप्पीनेस मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे, कल्याणकारी राज्य को
सक्सेसफुल इसीलिए कर पाए क्योंकि वो अपने बेस्ट विजिलेंस और कम्युनिकेटर के माध्यम से किसी भी तरह के रेबेलियन जो एक्टिविटी है उसको वो खड़ी नहीं हो पाई या उनको उन्होंने सही तरीके से स्टॉप किया या रोका। डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी, जो उनके शासन में डेवलपमेंट हुआ, जो एक एडवांसमेंट की जब हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि कई जिस तरीके से हम समाज या प्रजा के कल्याण के लिए आसानी से उनको अवेलेबल हो, जो भी उस समय उनको फैसिलिटीज चाहिए या उस समय जो भी व्यक्ति की जो नीड है वो आसानी से पूरी हो पाए। जैसे कि उन्होंने हाईवेज में बनियन ट्रीज लगाए, जो पानी पीने की व्यवस्था की, हॉस्पिटल्स जो उन्होंने निर्माण किया लोगों के लिए और साथ ही पशु और प्राणियों के लिए भी। और उन्होंने जो एडिक्ट्स लिखे, जो उन्होंने शिलालेख लिखे, तो शिलालेख के माध्यम से हर एक आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक महान अशोका का आदेश उपदेश या उनका जो भी वो मैसेज प्रजा तक पहुंचाना चाहते थे, वो प्रजा को भी उनका मैसेज मिलता था, उनके जो विजिलेंस थे उनको भी मैसेज मिलता था, जो अधिकारी थे, जो धम्म महामात्र थे, सभी वहां से गुजरते थे, निकलते थे, तो वो शिलालेख के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो इस तरह से उन्होंने जैसे कि रास्ते में जो उन्होंने वृक्ष लगाए, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले जो भी पथिक है उनको छाया मिल सके, वो वहां पे रह के आराम कर सके। अगर रास्ते में निकलने वाले कोई व्यक्ति को कोई भी बीमार हो गया, कोई भी उनको एक्सीडेंट हो गया, कुछ समस्या हो गया, तो वहां पे उनको उपचार भी मिल जाता है, प्राणियों को भी उपचार मिल जाता है। और उन्होंने कई औषधियां भी रास्ते पे लगाई, जिसकी वजह से उन औषधियों के द्वारा भी अगर कोई छोटी मोटी उनको लगा हुआ है, चोट है, तो वो औषधियों के माध्यम से भी अपनी बीमारियों का इलाज कर पाए। तो इस तरह से वो अपने शासन में एडवांसमेंट और क्रिएटिविटी के साथ आसानी से हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाए, उस हर एक प्रयास को उन्होंने किया और इम्प्लीमेंट भी किया। इंडिपेंडेंट यानी कि ही हैड गिवन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू द पीपल। उन्होंने प्रजा को एक फ्रीडम, जो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो आजादी दे पाए, क्योंकि जो उस समय का जो प्रजा थी वो शिक्षित थी, जो विचार कौशल्य में प्रवीण थे, वो अपने उनको जो अधिकार दिए गए थे, क्योंकि वो समतामूलक समाज था, तो सभी को समान अधिकार थे, सभी अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से चेरिश कर पाते थे, अपनी जिम्मेदारियां भी, क्योंकि उनमें नैतिक मूल्यों का भी इनकलकेट किया गया था, डेवलप किया गया था। तो सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाते थे, इसीलिए वो एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को भी उनको दी गई और वो अपनी इंडिपेंडेंस को ले पाए। तो इस तरह से उनके द्वारा लोगों को फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस भी दिया गया। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर वेलफेयर स्टेट। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि खुद का परीक्षण करना, और जो वो अपने उपदेश में भी कहते हैं, रिगोरियस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि कठिन परीक्षण खुद का करना। उन्होंने खुद का कठिन से कठिन परीक्षण किया और इस परीक्षण के माध्यम से वो अपनी कमतरताओं को दूर करते गए, खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया, और इसके साथ ही इस सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ उन्होंने वेलफेयर स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट किया, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर पाए। मोरालिटी यानी कि नैतिकता, क्रिएटेड वेलफेयर स्टेट, नैतिकता के द्वारा और नैतिकता के आधार पर एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण कर पाए महान अशोका, क्योंकि नैतिकता के द्वारा ही हम जो राजा थे महान अशोका, वो एज अ लेमैन भी सोचते थे और एज अ किंग अपनी जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करते थे, जो जिनका आधार था नैतिक मूल्य। वो प्रजा में भी खुद भी उन नैतिक मूल्यों का पालन करते थे, अपने जीवन में उन्होंने उतारे थे, और साथ ही उन नैतिक मूल्यों को लोगों को भी उन्होंने मैसेज किया कि वो अपने नैतिक मूल्यों का पालन करें। तो ये नैतिकता के आधार पर उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट किया। अशोका's एडवाइस टू वुमन,
महिलाओं के लिए उन्होंने एक एडवाइस दी जो उन्होंने अपने शिलालेख में लिखा है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएँ चाहे बीमारी हो या अपने पुत्र या पुत्री का मैरिज हो, कोई बच्चे का चिल्ड्रन का बर्थ होता है या कोई भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो इसी तरह से हर एक वेरियस जो सेरेमनीज़ होती है, उसमें महिलाएँ जो अपने कार्य करते हैं, जो वर्थलेस सेरेमनीज़ है, जो जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ़ वो ट्रेडिशनल इमिटेशन के कारण वो सेरेमनीज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो भी सेरेमनीज़ है वो आपके लिए मंगल नहीं है। ये जो भी आप अमंगल सेरेमनीज़ करते हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। उसका आपको कुछ आउटकम इतना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो आपसे कहता हूँ, अगर आप उन चीज़ों का पालन करें, तो आप एक अच्छा इसका आउटकम मिल सकता है, जो आपके लिए और समाज के लिए एक वेलफेयर रहेगा। उस समय में महान अशोका ने महिलाओं को इस ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर निकल के, इस मानसिक गुलामी से बाहर निकल के, एक नैतिक मूल्य का निर्माण करने की और अपने इन वर्थलेस सेरेमनीज़ को छोड़ने की बात की। अ, तो उन्होंने कहा कि आप इन सेरेमनीज़ को ना करके, जो मैं बताता हूँ, उसको अगर आप करें, तो आपको अच्छे फ्रूट्स मिल सकते हैं, यानी कि एक अच्छा आउटकम मिल सकता है। हाउएवर इज़ द सेरेमनी ऑफ द धम्मा, यानी कि जो धम्मा आपको सिखाता है। धम्मा यानी कि जो वे ऑफ लाइफ है, जो दिस इन्वॉल्व्स प्रॉपर बिहेवियर, यानी कि हमें क्या करना है। तो अगर हम हमारे जो सर्वेंट्स है या एम्प्लॉइज़ है, उसके प्रति सम्मान से बात करें, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, सम्मानपूर्ण हो। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, जो हमारे टीचर्स है या उनका सम्मान करें। जो लिविंग बीइंग्स है, यानी कि जो प्राणी है, उसके प्रति हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और जो हमारे संत है या कोई हमारे यहाँ आते हैं व्यक्ति, तो उसके लिए भी हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए। यानी कि सभी के लिए आदर, सभी के लिए सम्मान। जो प्राणी मात्र है, उसके लिए भी हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए और सभी के साथ एक भाईचारे, फ्रेटर्निटी और सम्मान का बिहेवियर होना चाहिए। तो ये है उन्होंने महिलाओं को एक आदेश दिया कि आप इस जो अमंगल कार्य है, उससे निकल कर जो आपके लिए कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, जो आप सेरेमनीज़ बिना सोच विचार किए उसको फॉलो करते हैं, इन सेरेमनीज़ को छोड़ के आप एक धम्मा के रास्ते पर चले, जहाँ पे आप सभी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें, सभी को आदर करें और प्राणी मात्र के लिए भी करुणा रखें। तो ये उस समय 2300 साल पहले महान अशोका ने अपने महिलाओं को ये उपदेश दिया था, ये आदेश दिया था और ये आज भी 21वीं सदी में भी रिलेवेंट है और आज भी महिलाओं को उनके जो आदर्श है उसको हमें जानना और समझना होगा। जब हम महान अशोका के शिलालेख की बात करते हैं, दिल्ली टोपरा एंड गुर्जरा, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पर्पस क्या है एडिक्ट्स लिखने का, तो उन्होंने अपने कहा कि जो धम्मा है, this record relation to Dhamma has to be caused to be written by me on stone for the following purpose, यानी कि जो यहाँ पे मैंने दिए हैं, उन हेतुओं के लिए मैंने ये लिखाए हैं एडिक्ट शिलालेख। That people may act according to it and that it may endure for a long time, जिससे कि जो लोग इसको पढ़ते हैं, वो लोग उसको अपने जीवन में उतारे और लंबे समय तक इनका पालन करें, जो उसमें शिलालेख में लिखा हुआ है। he will act thus will do what is meritorious, और उनको इसी तरह से इन एडिक्ट्स में जो भी मैसेज दिया गया है महान अशोका के द्वारा, जो भी पालन करने के लिए बोला गया है, उनको पालन करे और उसी तरह से वो अपना एक्ट करे, अपना कार्य करे। जब हम दिल्ली टोपरा का एडिक्ट देखते हैं, किंग प्रियदर्शी beloved of Buddha, this record has been caused to be written by 26 years after my coronation, यानी कि उनका जब उनका कोरोनेशन हुआ, जब उन्होंने एज अ किंग उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके
26वें साल में उन्होंने दिल्ली टोपरा का एडिक्ट लिखा, और जिसमें उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू सिक्योर विदाउट, यानी कि उन्होंने 5 इसमें अपने आदर्श दिए हैं कि हम इन 5 मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम पूरे विश्व में हैप्पीनेस को इनकलकेट कर सकते हैं, और विदाउट दिस कोई भी व्यक्ति या समाज अगर इन मूल्यों को नहीं जान पाता, अपने जीवन में नहीं उतारता, तो वो हैप्पीनेस मिलना डिफिकल्ट है। विदाउट दिस 5 जो उन्होंने हमें दिए हैं आदर्श। इंटेंस लव ऑफ धम्मा, यानी कि धम्म के प्रति उच्चतम उत्साह होना, धम्म का पालन करने के लिए, धम्म के बारे में जानने के लिए, और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। धम्म यानी कि जो वे ऑफ लाइफ है, जो धम्म के नियम है, जो नैतिक मूल्य है, उनका पालन करने के लिए हमारे अंदर उच्चतम उत्साह होना चाहिए कि हम इन मूल्यों का पालन करेंगे, इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे, और उसके लिए उत्साहित रहना चाहिए। लोग धम्म का जानने के लिए भी उत्साहित रहना चाहिए, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी हमारे अंदर एक उच्चतम उत्साह होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है रिगोरियस सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा सेल्फ एग्जामिनेशन तो करना है, परीक्षण तो करना है, लेकिन कठिन परीक्षण, यानी कि दूसरों का हमें कम सेल्फ एग्जाम दूसरों का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हमें कम करना है, लेकिन खुद का कठिन परीक्षण करना है, और खुद को अपनी जो जो भी कमतरता है, कहीं भी कहाँ जहाँ भी हम गलत है, वहां पे हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करके, कठोर परीक्षण करके उन कमतरताओं को कम करना है, और अपना इंडिविजुअल अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना है। तो कठोर परीक्षण करना है। इम्प्लिसिट ओबेडियंस टू एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं उनका मान सम्मान करना है, चाहे हमारे माता पिता हो, गुरु हो, या हमारे साथ जो भी जुड़े व्यक्ति है, तो उनका हमें सम्मान करना है, सभी से रिस्पेक्ट से बात करनी है, सभी के प्रति मैत्री भाव रखना है। तो ये एक इम्प्लिसिट ओबेडियंस टू एल्डर्स, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि आज भी जो इस देश में हर बहुत जगह हम देखते हैं कि जो जिनका एज हो जाता है, उनका सम्मान कम करते हैं, उनको कम ध्यान में लिया जाता है, या उनकी बातों को भी परिवार में भी कई बार ये होता है कि जो अगर घर में कोई एजेड व्यक्ति है, दादी है, दादा है, नाना नानी है, तो ये लोगों के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी का माइंडसेट रहता है कि ये हमारे लिए जिम्मेदारी है, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान का भाव जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए, और अपने जीवन में सभी को उन्होंने एक राह दिखाई, सभी का पालन पोषण किया अपने बच्चों का, तो ये सब भूल के हम अपने जो एल्डर्स है उनका कई बार अपमान भी करते हैं, या उनको इग्नोर भी करते हैं, और उनके सम्मान में भी कई बार हम कम पड़ते हैं। तो महान अशोका ने कहा है कि हमें उन सभी हमारे जो एल्डर्स है उनका सम्मान करना है। तो सभी में ये एक बड़ों के लिए सम्मान का जो वैल्यूज है वो भी डेवलप होना चाहिए, और उनको भी सही सम्मान मिलना चाहिए। ग्रेट फियर ऑफ सीन, यानी कि उच्चतम भय होना चाहिए कि हम कुछ भी गलत ना करें, हम धर्म का पालन सही तरीके से करें, हम नैतिक जो हमारे मूल्य है उनसे हटकर कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, जो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करे, या जो विषमता खड़ी करे। उस हर एक कार्य से हमें दूर रहना है, और हमारे से कोई भी ऐसा कार्य ना हो, ऐसा हमारे अंदर एक उच्चतम भय होना चाहिए। एंड एक्सेसिव ज़ील इन द कॉज ऑफ धम्मा, यानी कि जो हमारे अंदर उच्चतम जो एक्सेसिव ज़ील जो उच्चतम उत्साह होना चाहिए धम्मा के लिए। धम्म का जैसे हमने देखा कि जो इंटेंस लव है धम्म के प्रति, जो हमारा जानने का, समझने का, जीवन में उतारने के लिए, और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक उच्चतम उत्साह होना चाहिए, जो कि एक लोगों में हैप्पीनेस लाता है, लोगों में नैतिक मूल्यों को डेवलप करता है, और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी और एज अ सोसाइटी को भी ये इफेक्ट करता है जब लोगों में ये 5 मूल्यों का निर्माण होता है।
तो ये दिल्ली टोपरा के एडिक्ट्स में महान अशोका के द्वारा इन मूल्यों को दिया गया। But verily, owing to my exhortation, this yearning for Dhamma and love of Dhamma have increased and will further increase among my people day by day. महान अशोका कहते हैं कि जो ये धम्म के प्रति उच्चतम जो उत्साह है, जो धम्म के प्रति प्रेम है, वो डे बाय डे बढ़ना चाहिए और इसको इंक्रीज होना चाहिए और साथ ही इसको पालन भी सही तरीके से होना चाहिए। And my officers, whether superior, inferior, or middle rank, are conforming to the practice of Dhamma and practicing the duties associated with Dhamma. They are capable of urging others to do the same. यानी कि उन्होंने कहा कि जो मेरे अधिकारी हैं, जो सुपीरियर हो, इंफीरियर हो या कोई भी रैंक के अधिकारी हो, उनको भी ये धम्म का प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में धम्म का आचरण करना है। एंड अपनी जो ड्यूटीज है उनके कार्य के साथ एसोसिएटेड, उन ड्यूटीज को भी धम्म के माध्यम से अपना पालन करना है और लोगों को भी ये धम्म का पालन करने के लिए कैपेबल करना है, लोगों तक भी इसको पहुंचाना है। और उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स है वो उच्चतम ग्रहण करे और फिर समाज में जाके जो समाज के व्यक्ति का जो लेवल है उस हिसाब से उनको समझाए, यानी कि उच्चतम ग्रहण करके फिर समाज में जाके सिंप्लीफाई करके लोगों को धम्म के बारे में समझाना है, धम्म का आचरण करवाना है और साथ ही जो पॉलिसी है, जो नीति है और जो इम्प्लीमेंट करना है उसको भी सही तरीके से उन ड्यूटीज को भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। The Mahamatras in charge of bordering districts are also acting in the same way. यानी कि जो महामात्र का उन्होंने पूरे उनके शासन में जो बॉर्डरिंग यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर पे महामात्रस है वो भी इस सेम वे से सही इसी रास्ते में यानी कि धम्म के रास्ते से अपना कार्य करे, अपना चार्ज जो उनका कार्य है वो निभाए। और जब हम महामात्र की बात करते हैं महान अशोका के शासन में, तब उस समय महिला महामात्र की भी नियुक्ति की गई थी, जिसका उल्लेख भी हम शिलालेख में देखते हैं। और ये महामात्र भी प्रजा तक धम्म का प्रचार प्रसार करते थे और धम्म का पालन करने के लिए अपना कार्य करते थे। For these indeed are the rules for them governing people according to Dhamma, यानी कि जो गवर्निंग शासन करना है लोगों के ऊपर वो धम्म के अकॉर्डिंग करे। जो न्याय एडमिनिस्ट्रिंग द जस्टिस यानी कि जो न्यायिक पालिका है वो भी धम्म को ध्यान में रख के करे। causing happiness to them according to Dhamma, धम्मा के द्वारा जो हैप्पीनेस है उसको लोगों के बीच फैलाए, उसका संचार करे। एंड प्रोटेक्टिंग टू देम अकॉर्डिंग टू धम्मा, और धम्म के अकॉर्डिंग उनको प्रोटेक्ट करे, उनको संरक्षित करे और प्रजा को सही तरीके से न्याय मिल पाए। उन सभी बातों का उन्होंने ख्याल रखा और उसमें धम्म को महत्वपूर्ण अपने महामात्रों के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया। गुजरा एडिक्ट्स जो गुजरा के एडिक्ट्स है, गुजरा के शिलालेख है। गुजरा शिलालेख इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पे महान अशोका रुके थे और वहीं से गुजरे थे, इसीलिए इसको गुजरा एडिक्ट्स कहा गया है। जिसमें उन्होंने कहा डेलिब्रेट एफर्ट्स फॉर अनमिंगलनेस, यानी कि जो समाज है मिश्रित समाज का निर्माण करने के लिए डेलिब्रेट एफर्ट्स करने होंगे, जानबूझकर प्रयास करने होंगे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा तक जाना होगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ इन मिनिमम वर्ड्स, यानी कि कम से कम शब्दों में खुद को एक्सप्रेस करना है, अपनी बात को रखना है, कम शब्दों का यूज करके अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से रखना। ये भी गुजरा एडिक्ट्स में कहा गया। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो हमारे बड़े हैं उसके लिए मान सम्मान से उनके साथ मान सम्मान से बिहेवियर करना, उनके लिए उनको मान सम्मान से उनके साथ हमें जीवन जीना है और सभी को सम्मान देना है, जो भी हमसे बड़ा है उससे। मिनिमम सीन यानी कि कम से कम जो भी हमारे द्वारा कार्य हो उसमें कम से कम गलतियां हो या हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना हो, हमारे द्वारा कोई भी ऐसी गलती ना हो
जो कोई व्यक्ति को और समाज को या प्रजा को नुकसान पहुंचाए तो मिनिमम सीन एक्शन ओरिएंटेशन, यानी कि हमारा जो भी, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि जो कठिन पराक्रम के द्वारा ही जो कल्याण का कार्य है वो दुष्कर है, लेकिन कठिन पराक्रम के द्वारा हम इस कल्याण के कार्य को कर सकते हैं। और इसके लिए एक्शन ओरिएंटेशन यानी कि कृतिशील होना होगा, और कृतिशीलता के माध्यम से अपने जो भी कल्याण का कार्य है वो डेलिब्रेट एफर्ट से हम उसको कर सकते हैं। लव फॉर एनिमल्स यानी कि प्राणी मात्र के लिए भी प्रेम, दया और करुणा है वो प्राणी मात्र के लिए भी होनी चाहिए, उनको भी संरक्षित करना चाहिए, वो भी विदाउट फियर अपना जीवन जी सके। और इसीलिए उन्होंने लव फॉर एनिमल्स भी लिखा है अपने एडिक्ट्स में। एंड ओपन माइंडेडनेस यानी कि ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, जो आउट ऑफ बॉक्स हम थिंकिंग कहते हैं, या फिर कोई एक ट्रेडिशन या कोई एक बात में बंधा हुआ ना रहकर जो नई जो क्रिएशन है या नई जो बात है उसको भी स्वीकार करना, और ओपन माइंडेड होके सभी को इक्वल समझना, सभी के लिए सम्मानपूर्ण व्यवहार होना, और सभी की बात को, विचार को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता और उनके विचारों को समझने की हर एक व्यक्ति में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे के व्यक्ति को भी सुन सके, समझ सके। और इस तरह से ओपन माइंडेडनेस भी गुजरा एडिक्ट्स में कहा गया। वाई अशोका इज द ग्रेट, महान अशोका को हम महान कहते हैं तो क्यों है, तो उसमें धम्म गुरु, वो एक वो धम्म गुरु थे क्योंकि वो नैतिक मूल्यों को जो धम्मा जो वे ऑफ लाइफ है जिसका उन्होंने खुद भी एज ए लेमन पालन किया, और एज अ किंग उन्होंने प्रजा में भी अपने शासन में भी प्रजा तक पहुंचाया, इम्प्लीमेंट करवाया। और जो इसीलिए उनको धम्म गुरु क्या कहा गया, जो प्रजा में उन नैतिक मूल्यों को डेवलप कर पाए, प्रजा में फ्रेटर्निटी डेवलप कर पाए, और सहकारिता है वो भी उसमें बढ़ा पाए। इकोनॉमिस्ट, वो एक अर्थशास्त्री भी थे क्योंकि उनके शासन में क्रम कम संचय की बात की गई कि हमें कम व्यय और कम संचय, यानी कि जो रिसोर्सेस है वो सभी को इक्वल मिले, सभी ने कम संचय किया और कम व्यय किया तो जो रिसोर्सेस का सभी में बांटा गया, यानी कि प्रजा में सभी व्यक्ति को जो रिसोर्सेस मिलने चाहिए वो रिसोर्सेस मिले। तो वो एक अर्थशास्त्री थी कि अर्थशास्त्री भी एक थे जिसकी वजह से वो सभी को रिसोर्सेस भी दे पाए और सभी को इकोनॉमिकली भी वो एक अच्छी लाइफ दे पाए। तो ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी है। कोऑपरेटर यानी कि एक बहुत बड़े सहकारी भी है, उन्होंने सहकारिता के मूल्य खुद में भी, अपने ऑफिसर्स में भी और प्रजा में भी वो इनकलकेट कर पाए, सभी से वो सहकारिता के साथ अब अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पाए, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए, और प्रजा में भी सहकारिता का निर्माण कर पाए, जिसकी वजह से वो फ्रेटर्निटी ला पाए, जो समता थी वो ला पाए। फिलोसोफर, वो एक फिलोसोफर भी थे, वो हर एक जो फिलोसॉफी है या जो समाज के लिए या प्रजा के लिए या खुद के डेवलपमेंट के लिए उनका थिंकिंग था, उनकी फिलोसॉफी थी, और जिसके माध्यम से वो अपना प्रजा में अपने शासन का भी डेवलपमेंट कर पाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। सोशल साइंटिस्ट, वो एक सोशल साइंटिस्ट भी थे, यानी कि वो प्रजा को, समाज को समझते थे, उनकी नीड क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो सभी वो समझते थे। इसीलिए वो एक सोशल साइंटिस्ट थे, जिससे वो उन समस्याओं को समझकर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व कर सकते थे और उसके उपचार को भी इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे कि जिसकी वजह से वो अपनी सभी पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, जिसमें उनका विजिलेंस बहुत अच्छा था, उनका कम्युनिकेशन जो था वो अच्छा था, उनको सभी रिपोर्टिंग मिलता था, और जो उनका प्लानिंग था या जो उनका पॉलिसी था वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनके अधिकारी थे
उनका भी सही वो सही तरीके से उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाते थे और हर एक तरह का उनको रिपोर्टिंग भी मिलता था और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट, इसीलिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए क्योंकि उसमें भी उन्होंने वो सहकारिता की वैल्यू, थिंकिंग स्किल और सभी के लिए करुणा की भावना, नैतिक मूल्य ये सभी इम्प्लीमेंट कर पाए। तो वो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। साइकोलॉजिस्ट, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे क्योंकि वो समाज की जो साइकोलॉजी है, पब्लिक की साइकोलॉजी है और इंडिविजुअल भी व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, उनको वो समझ पाए। उनको समझ के उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए कहाँ मिजरी है, लोगों को क्या समस्या है, क्यों लोगों को दुख है, इन सभी का उन्होंने अपना एज ए साइकोलॉजिस्ट उन्होंने सोच विचार किया और जानना और समझा कि इस ये साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने इनको सॉल्व किया। तो प्रजा के कल्याण के लिए ये एक महत्वपूर्ण रोल रहता है कि उनको साइकोलॉजी को समझना ही। वो एक थिंकर थे जो कि सोच विचार कौशल्य में प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि मैं जो भी मेरे साथ जो उनके अधिकारी है, तो चपल से चपल व्यक्ति से भी मैं कार्य करवाने में सफल रहा हूँ क्योंकि मैं विचार कौशल्य में प्रवीण था। तो थिंकिंग स्किल के द्वारा ही वो सभी से अपना कार्य भी करवा पाए और उन्होंने कहा कि जो प्रगति है समाज में, जो मैं प्रगति ला सका हूँ, वो भी मूलतः सोच विचार करने वाला समाज बना के या सोच विचार करने वाली प्रजा को निर्माण करके मैं ये प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ। तो वो एक थिंकर थे और उनका थिंकिंग ही सभी समस्याओं का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड या साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड हम बात करते हैं वो उनमें था। और किंग, वो एज अ राजा, एक ऐसे राजा जो समाज के कल्याण के लिए, समाज के हैप्पीनेस के लिए कार्य करते थे, जो एज अ लेमैन सभी चीजों को सोचते थे और एज अ किंग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते थे। तो एक महान राजा थे कि जिन्होंने एक समतामूलक समाज का निर्माण किया, जिनके शासन में हर एक व्यक्ति एक डिग्निफाइड लाइफ जीता था। तो वो एक महान राजा भी थे। इन द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री 1920 एच.जी. वेल्स रोड, यानी कि जो एक एच.जी. वेल्स जिन्होंने महान अशोका के बारे में स्टेटमेंट दिया है, amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousness and serenities and royal highnesses and the like, the name of Ashoka shines and shines almost alone a star। यानी कि जब हम इतिहास में देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए जो रॉयल हाइनेस थे, मेजेस्टीज थे या सेरेनिटीज थे, लेकिन उन सभी में जो 10,000 उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 नेम, हजारों ऐसे नाम हैं राजाओं के भी, लेकिन उन सभी में से जब हम इतिहास में देखते हैं तो एक महान अशोका ही ऐसे व्यक्ति है जो चमकते हैं और एक सितारे की तरह वो चमकते एक तारा है ये इतिहास में, जिन्होंने एक कल्याणकारी एवं समृद्ध शासन का निर्माण किया। और जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा कि जब हम इतिहास में देखते हैं तो सबसे ज्यादा समृद्धि और गौरवशाली शासन महान अशोका का शासन था, मौर्य काल का शासन था। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणादायी एक शासन महान अशोका का शासन है। फोकस द पॉइंट्स टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। जब हम अशोका को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जब हम अनएक्सप्लोर्ड अशोका को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में हमें लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, जिसमें खास करके जो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग था, जो विचार कौशल में प्रवीण समाज का निर्माण कर पाए,
क्योंकि वो एजुकेशन उन्होंने प्राइमरी से जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट से सबको दिया। तो ये फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ। जो हेल्थ है स्वास्थ्य के लिए भी जो भी व्यवस्था थी वो सब यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल थी, सभी के लिए समान स्वास्थ्य व्यवस्था थी, सभी के लिए समान एजुकेशन था और ये फ्री एंड फॉर ऑल था। इक्विटी एंड डिग्निटी, यानी कि इक्विटी भी थी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सभी को समान अधिकार, और जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जो कोई व्यक्ति या कोई समाज या समूह जो कहीं कमतर है, जिसको सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिनके रिसोर्सेज में कमी की वजह से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो उनको इक्विटी भी दी गई कि जिससे उनको रिसोर्सेज दिए गए, उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज दी गई, जिससे वो समूह भी मेन स्ट्रीम में आ सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। एंड डिग्निटी, यानी कि सभी एक डिग्निटी का भी वो निर्माण कर पाए, इंडिविजुअल डिग्निटी भी और सोशल डिग्निटी भी, या सभी के लिए डिग्निटी का वो निर्माण कर पाए। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि वहाँ पे सभी में सहकारिता थी, सभी में समानता थी, सभी में नैतिक मूल्य डेवलप हुए थे, तो इसीलिए वो उस हर एक तरह के जो भय होते हैं, दूसरे व्यक्ति से डर होता है, दूसरे समूह से डर होता है, उन हर एक प्रकार के भय से मुक्त थे, और इसीलिए वो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस वो लोग उस शासन में ला सके, लोग इसको फॉलो कर पाए। इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि जो परीक्षण करना, जब हम महान अशोका को देखते हैं तो उन्होंने खुद का भी इंट्रोस्पेक्शन किया, रिगोरियस इंट्रोस्पेक्शन किया, और जो उनकी शासन व्यवस्था था उसका भी इंट्रोस्पेक्शन करके रिकंस्ट्रक्शन किया। कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड एसोसिएट लाइफ, यानी कि जो सहकारिता का निर्माण किया, एक एसोसिएट लाइफ का निर्माण किया, जो ग्रुप्स में जो एनक्लोजनेस थी उसको खत्म करके सभी व्यक्ति को एक जो सामाजिक समन्वय की जब हम बात करते हैं वो कर पाए महान अशोका अपने शासन में, और उन्होंने उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसको काफी हद तक खत्म कर दी थी, डिकास्ट या डिस्ट्रॉय कर दी थी। डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी, जो उन्होंने अपने शासन में डेवलपमेंट किया, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कुएं बनाना, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था का निर्माण करना, औषधियों या जो ऐसे पौधे हैं जो ऐसे औषधि यूज किए जाए उसको रास्ते के ऊपर लगाना, पेड़ को लगाना, तो इस तरह से बहुत सारे और खास करके जो शिलालेख है, शिलालेख के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का जो उनका क्रिएटिविटी और जो उनका एडवांसमेंट है वो भी हमने देखा। कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस, जो उनका कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस बेस्ट था, जिसकी वजह से उन तक हर एक जो मैसेज था, या प्रजा में कुछ भी रेबेलियस एक्टिविटी है, या कहीं भी प्रजा असंतुष्ट है, या कहीं भी प्रजा में कोई समस्या है, कोई भी इश्यू है, तो वो उनके विजिलेंस के माध्यम से महान अशोका तक पहुंचते थे, और वो उसको उसी समय उस प्रॉब्लम को या उस इश्यू को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करते थे, और उसके ऊपर अपने एक्शन ले पाते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे हर एक प्रकार की माहिती मिलनी चाहिए। तो उनका एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस भी था उनके शासन में। फॉरेन पॉलिसी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि जो उनकी विदेश नीति थी और जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था दूसरे जो शासन थे, या दूसरी टेरिटरीज थी जो अपनी टेरिटरीज के बाहर की सीमा थी, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी कि उन्होंने क्योंकि युद्ध नीति का त्याग किया था, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भी सहकारिता का माध्यम से सभी से सहकारिता के माध्यम से अपना जो भी उनका डीलिंग था या जो भी अपनी नीति उन्होंने अपनाई, वो भी एक उनका
प्लस पॉइंट था उनके शासन नीति का। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि विदाउट कोई भी युद्ध के बिना पीसफुली वो कोएग्जिस्टेंस अपनी जो रिलेशनशिप है वो डेवलप कर पाए और उसको सही तरीके से उसके ऊपर अपना कार्य कर पाए। रिमार्केबल वेलफेयर स्टेट यानी कि एक कल्याणकारी एक राज्य का वो निर्माण कर पाए। तो अपनी जो इन नीतियों है, जो इन नीति के माध्यम से वो एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर पाए। तो महान अशोका के शासन के ये 10 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिसमें और जिसके माध्यम से एक भयमुक्त समाज का महान अशोक का निर्माण कर पाए, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर पाए। और ये जब हम बात करते हैं कि आज 21वीं सदी में भी जब हम भारतीय बंधारण की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें भी इन सभी मूल्यों को दिया गया है, आदर्श लिया गया है, चाहे समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय हो, चाहे कल्याणकारी राज्य के लिए जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो हो, और हमारी जो भी भारतीय बंधारण में एक वेलफेयर स्टेट के लिए सेक्शन दिए गए हैं वो यही महान अशोका के शासन के शासन को एज आदर्श लेके, एज आधार लेके इन जो भी वैल्यूज है या जो भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को दिया गया है वो महान अशोका के शासन से लिया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के, इन सभी बातों को समझ के, एक्सप्लोर करके हम ये जान सकते हैं कि महान अशोका आज भी 21वीं सदी में भी रिलीवेंट है। आज भी हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एजुकेशन मिलना चाहिए, सभी के लिए फ्री होना चाहिए। जो हेल्थ सिस्टम है वो भी सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। जबकि हम आज देखते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे सबसे ज्यादा एक बिजनेस आज के समय में ये हो चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए और ये फ्री एंड फॉर ऑल होना चाहिए। और जब हम इन सभी विषमता और विमनस्यता की जो नीति है उसको छोड़ के महान अशोका के आदर्श को ध्यान में लेके जो हमारे बंधारण के मूल्य है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी हम एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण कर पाएंगे, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर पाएंगे और सभी के लिए डिग्निफाइड लाइफ का निर्माण कर पाएंगे। एक फियरलेस लाइफ जो आज भी आजादी के इतने साल बाद भी जो हम कहते हैं कि व्हाई वी आर डिपेंडेंट एंड फियर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अगर हमें इस डिपेंडेंसी से मुक्त होना है, अगर हमें इस स्लेवरी कल्चर से मुक्त होना है, अगर हमें इस फियर से मुक्त होना है, तो हमें महान अशोका के शासन को ध्यान में लेके, उनके मूल्यों को ध्यान में लेके एक समाज का पुनर्निर्माण करना होगा। समाज के लिए इंडिविजुअली भी और सोसाइटी के लिए भी एक डिग्निफाइड लाइफ का निर्माण करना होगा और हर एक फियर से मुक्त होना होगा। इसीलिए कहते हैं द अशोकाज रीन विल बिकम, इट विल क्रिएट द फियरलेस ईच वन, यानी कि महान अशोक का शासन आएगा और हम सबको भयमुक्त बनाएगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। थैंक्स टू ऑल।